ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? 81C, सी फॉर कैलकाटा, ये कैसे सूचनाओं को प्रतिबंधित करता है, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। और दूसरा सवाल मेरा माननीय शैलेश गांधी जी से है कि ये जो ऑर्डर आप बता रहे हैं कि कमीशन ने उसको स्टे कर दिया, ऐसे कमीशन ने 1 जून से लेके और 15 जून तक कम से कम 50 ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें कमीशन ने फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को स्टे कर दिया। तो क्या कमिश्नर्स को या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को क्या स्टे फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को के ऑर्डर को स्टे करने की पावर है? अगर हैं तो किस सेक्शन में है, लॉ की किस प्रोविजन में? क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा कि सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आदमी अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने वो ऑर्डर आपका देखा गांधी है। सर कुछ बोल रहे थे, लेकिन आपका ऑडियो आपका स्टॉप है सर। मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन कमीशन को स्टे का कोई ऑर्डर नहीं, कोई अधिकार ही नहीं है। पूरे आरटीआई एक्ट में स्टे शब्द नहीं मिलेगा, STAY स्टे शब्द है ही नहीं। कमीशन निर्णय दे सकता है, अर्जेंट निर्णय दे सकता है, लेट निर्णय दे सकता है, लेट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिलहाल कानून में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। मगर स्टे देने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने चीफ कमिश्नर को कल ही चिट्ठी भेजी है, अब वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई, और ये तो डबल वैमी है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, उसी प्रकार की इंफॉर्मेशन का रेशियो है उस ऑर्डर में, और उसको स्टे करना वो तो डबल तरह से गलत है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अनादर की बात होती है, दूसरा ये कि स्टे के पावर बिना स्टे किया गया है। अब देखता हूं क्या होता है। कल ही मैंने ईमेल भेजा है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। तीसरी बात सर, मेरी समझ में बात एक और है कि नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जो एग्रीड पार्टी है कम से कम उसको एक हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। तो इसमें जो एप्लीकेंट है जिसको सूचना चाहिए, जो सूचना मांग रहा है, जो कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको तो सुन ही नहीं रहे हैं कमीशन, फिर सीपीआईओ की बात पर फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को स्टे करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल ही इलीगल है सर। गैर कानूनी, जब गैर कानूनी रास्ते में चले जाता है तो फिर वो क्या करता है उसकी बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो स्टे ही गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी स्टे देने के लिए उन्होंने कोई कानूनी इस्तेमाल किया है नहीं, उसका कोई विषय ही नहीं है। स्टे शब्द आरटीआई एक्ट में नहीं है। दूसरा सर मेरा एक ये था कि 81C कहाँ पर एप्लीकेबल है सर? 81C 81C कौन सा है? 81C जो एग्जेम्पशन है, ये किस तरह की इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट करता है? क्या बोलता क्या है 81C? हेलो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, पार्लियामेंट एंड असेंबली। हेलो, देखिए, जैसे बजट पेपर्स का अगर आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे बिफोर बजट प्रेजेंटेशन तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। वैसे ही एक और उदाहरण देता हूं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी गवर्नमेंट बिठा देती है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी का एक्ट के हिसाब से 6 महीने के अंदर वो विधानसभा या पार्लियामेंट में रखना चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस। वो 6 महीने के पीरियड के पहले अगर आप मांगेंगे तो दैट टू बी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। और ऐसा और कोई हो सकते हैं जिसका मैं पूरा बयान तो नहीं दे सकता हूं, अगर एक चीज इसके साथ जोड़ दूं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी का रिपोर्ट अगर 6 महीने में नहीं रखा गया है लेजिस्लेचर में, कई बार ऐसा होता है, तो मेरे हिसाब से आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर का प्रिविलेज ब्रीच ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। मैं सर एक बार आपसे रिपीट कर सकते हैं सर प्लीज, क्या कहा सर आपने? नहीं समझ पाया सर। चैन घोष जी, ऐसा करते हैं, इसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उससे फिर सर ने क्या बोला है आप उसको देख लीजिए। पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं क्या बोलता है। हाँ, अगले पार्टिसिपेंट को अपन देख लेते हैं। राज तिवारी कुछ आप बोलना चाह रहे थे, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राज तिवारी जी, ग्वालियर से। जी सर, नमस्कार सभी को। मैं सर ये बोलना चाह रहा था कि अभी एक न्यूज आई पेपर में कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 दिसंबर में बिरला ग्रुप की कंपनी है एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज को, जो छतरपुर के पास में एक जंगल है
बक्सवाहा में पेड़ों की कटाई के लिए वो किया हुआ है सर, जिसमें लगभग 1.5 लाख से लगभग 2 लाख पेड़ है उसमें काटने के लिए। सर क्या हम कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं क्या कि ये कम से कम पेड़ बचे अपने लिए, उसके लिए इनको हम नहीं कटने दें? देखिए इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सर इसके लिए? नहीं राज तिवारी जी, प्रेमियों का कहना है बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी पर्यावरण को, जो जंगल है वहां पर, और उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप अगर कहीं भी कि नए पौधे लगा देंगे तो वो क्या गारंटी है कि वो मतलब, और जंगल से तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि आप जंगल को उजाड़ करके करें। तो यही लड़ाई चल रही है अभी। तो आप एज अ आरटीआई एक्टिविस्ट आप पूरा डेटा जो है उस जंगल से रिलेटेड वो आप ले सकते हैं, और वो जो उसका क्लियरेंस दिया गया है उसको लेकर के आप ले सकते हैं, वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आप अपने इंडिविजुअल तरीके से आप उसको किया जा सकता है। ये मामला हाई कोर्ट, सर मैं भी कुछ, हाँ, इसमें ये मामला हाई कोर्ट में भी गया है और हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से और संबंधित एजेंसियों से जवाब तलब किया है कि किस आधार पर पेड़ काटने की अनुमति दी गई। सर हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है सर। एनजीटी ने भी इस मामले पे नोटिस इशू की है। ये कि जितना कंसर्न होता है, जो जैसे हमेशा हम लोग कहते हैं कि पब्लिक की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब इसकी चर्चा होने लगती है तो क्या होता है कि इशू को एक मोमेंटम मिल जाता है, गति मिल जाती है। जब हर कोई आदमी है, मतलब इन्हें आप देखिए ना, जजेस भी तो इसी समाज का हिस्सा है, तो अब उनको मालूम पड़ता है कि उनकी वाइफ देख रही है, अरे ये बक्सवा का मैटर है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि अच्छा यहाँ फैला हुआ है, तो उस हिसाब से फिर उसका असर भी पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पर्यावरण के लिए भी और आरटीआई के लिए भी उसी तरह का जन जागरण जो है बहुत जरूरी है, ताकि लोग डिस्कस कर सके कि कहाँ क्या गलत चल रहा है, और वो गलत सबके सामने आना चाहिए। सर मैं सहमत हूँ, सहभागिता से ही इस जंगल को कटने से बचाया जा सकता है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस संबंधित कंपनी के पास है, सेंट्रल इन्वायरमेंटल बोर्ड जो है अपना, एमपीपीसीबी और सीपीसीबी दोनों बोर्डों ने उसको अनुमति दे दी है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है। मैंने कुछ रिकॉर्ड्स उसके देखे हैं, तो एक प्रकार से सीपीसीबी ने उसको अलाउ कर दिया है, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से उस पे एनओसी है। तो ये जन जागरण से ही सर, और तो जनता कहता के, हूँ, ये तो देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में आप बोल रहे हो कि जंगल काटेंगे और उसको हम लगाएंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ आप राजधानी में जहाँ पूरा शासन प्रशासन सब बैठता है, उसके नाक के नीचे आज मैं खबर पढ़ रहा था कि भोपाल शहर में 18 लाख रुपए के और अभी जो है वो गाजर घास उगी हुई है वहां पर। तो आप देखिए कि मतलब जब आप स्टेट कैपिटल में आप इंश्योर नहीं करा पाते हैं, 18 लाख की राशि कहाँ खर्च हो गई फॉरेस्टेशन के नाम पर, आप प्लांटेशन के नाम पर, तो जंगलों में क्या आप इंश्योर करवाओगे? वहाँ कौन देखने जा रहा है? रीवा से मऊगंज नेशनल हाईवे बना था, उसमें 5000 4000 के आसपास पेड़ काटे गए थे, उसको उन्होंने प्लांटेशन नहीं किया था। मैंने एनजीटी में याचिका लगाई और एनजीटी ने डायरेक्शन दिए, उस बीच उन्होंने पेड़ लगाए। मैं अभी परसों फिर गया था, उसको इंस्पेक्ट कर रहा था, मतलब पिछले सप्ताह गया था रीवा। मैं देख रहा था कि सर वही कनेल के पेड़ और कुछ ऐसे पेड़ जिससे कोई लेना देना नहीं, वही उगे हैं, वही दिख रहे हैं। आम नीम जामुन जिसके पेड़ उन्होंने काटे थे वहां पे, पीपल
मुख्यतः आम, नीम, जामुन के पेड़ थे सर रास्ते में, उनको काटा गया और प्लांटेशन जो हुआ है सर, वो किस तरह के पौधे हैं कुछ समझ में नहीं आता। बड़े तो हो गए हैं लेकिन वो काहे के पौधे हैं, सब 100 टाइप के, 100 बम्बूल है और ये कनेल के, इसी के पेड़ है सर वहां पे। बाकी जो मुख्य पेड़ है वो नहीं, अभी भी नहीं डेवलप हो पाए हैं। और इसमें मैं एक अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं एडवोकेट प्रभात यादव जबलपुर से। प्रभात जी बोलिए। हाँ जी। सर मैं सबसे पहले तो आप सभी का सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही स्वागत करूंगा और बहुत ही आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप एक बहुत ही अच्छे विषय पे इतने लंबे समय से डिस्कशन करते चले आ रहे हैं। और आपके मंच प्लेटफॉर्म से मैं आदरणीय शैलेश गांधी साहब को नमस्कार करूंगा, आदरणीय राहुल साहब को नमस्कार करूंगा कि ये बहुत ही एक सबसे अच्छा डिस्कशन आप कर रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हैं। और जहां तक कि बक्सवाहा के मैटर की बात है, ये मैटर मैंने ही फाइल किया था, मैं ही इसमें वकील था। ये मैटर हमने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन फाइल किया था। 12 जून में इसमें सुनवाई हुआ, 12 जून को इसमें नोटिस इश्यू हो गया। इस केस में अभी तक एनवायरमेंट क्लियरेंस अभी भी पेंडिंग है और जो पुरानी गाइडलाइंस है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अभी भी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी और लोकल एडवाइजरी कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जंगलों में जो पेड़ों की गिनती है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। देखिए जंगल कभी भी उगाया नहीं जाता है, जंगल हमेशा नेचुरली ही उगता है। अब पूरे भारत में कभी भी कोई भी प्लांटेशन जंगल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और बक्सवाहा हो या फिर और जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं, इसमें केवल पेड़ नहीं होते, इनका एक अपना इकोसिस्टम होता है। वहाँ पेड़ भी होते हैं, हमारे वाटर बॉडीज भी होती है, छोटे छोटे तालाब होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, पेड़ पक्षी होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं। तो ये सारे जो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, पेड़, जंगली जानवर, वाटर बॉडी, ये सारे सब चीज सुन रहे हैं जी। आप आपके प्लेटफॉर्म में इतना अच्छा डिस्कशन किया जाता है, इसके लिए मैं फिर से आपको शुक्रिया करता हूं। मैं आज पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूं। मैं खुद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक आरटीआई कार्यकर्ता महासंघ नामक संगठन चलाता हूं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय पारस सकलेचा जी हैं। आप में से शायद कुछ लोग, कोई मुझे नहीं जानता होगा, पर मैं सबको, राहुल सर को, शैलेश गांधी जी को, मैं सबके जजमेंट पढ़ता रहता हूं। मैंने मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे जितने भी मुख्य डिपार्टमेंट है, सबके PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, इनके बिहेवियर का हमने स्टडी किया है। जैसे मैंने देखा अभी आदरणीय शैलेश गांधी साहब ने बोला कि ये कानून तभी सशक्त होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा नए लोग उपयोग करेंगे। लोगों को कानून की जानकारी नहीं है। पब्लिक ऑफिसर से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्यों बैठा है, लोग RTA एक्ट की ताकत को नहीं जानते हैं। लोग उसको जब ज्यादा यूज करेंगे, कानून अपने आप में बहुत ताकतवर है, वो ईमेल करना पड़ेगा। कानून अपने आप में बहुत ताकतवर है। अभी भी मध्य प्रदेश में जितनी भी सेंट्रल जेल है, डिस्ट्रिक्ट जेल है, उप जेल है, उसमें RTA एप्लीकेशन लेने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। वो केवल एक अपना ड्रॉप बॉक्स बाहर लगा देते हैं कि आप एप्लीकेशन अपना ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। तो और जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन है, वहां भी RTA एप्लीकेशन लेने के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे नहीं लेते हैं बिहेवियर, क्योंकि लोग RTA को यूज नहीं करते हैं। तो हमको RTA को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है। आपके प्रोग्राम से प्रतिदिन बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं इसके लिए। तो आप सभी लोग जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने शुरुआत से स्टार्ट किया है, नित्यानंद भाई हो गए, हमारे शिवानंद भाई हो गए, सभी लोग बहुत ही धन्यवाद के और बहुत ही स्वागत के योग्य है। मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा डिस्कशन हम करते हैं, आप लोग कराते हैं। प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरह से कार्यक्रम में जुड़े रहें, हमारे लिए शक्ति मिलेगी। आप हमारे बीच में आए, हमें बड़ा अच्छा लगा और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कृपया आप इसी तरह से जुड़े रहें। हमारे बीच में KM भाई आ गए हैं, जो हमारे इसके एक इन्वाइटेड स्पीकर हैं। वो कुछ अपने कार्यों के बारे में बताएं। KM भाई जी आप सुन पा रहे हैं? KM भाई का पूरा नाम कृष्ण मुरारी यादव जी है, और श्री कृष्ण मुरारी यादव जी को कानपुर में उनके जो चाहने वाले हैं और उनके कार्य से उनको KM भाई के नाम से जानते हैं। उन्होंने RTI टी स्टॉल का कॉन्सेप्ट प्रारंभ किया है, और RTI टी स्टॉल क्या है और कैसे काम करता है
वहाँ पर आपको चाय मिलती है कि RTI, ये तो अपन समझ पाएंगे KM भाई के माध्यम से। KM भाई जी सुन पा रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट हैं, आप अपने आप को कृपया अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें। कहीं आवाज आ रही है शिवानंद जी? हाँ, KM भाई अनम्यूट करें अपने आप को। आपका मैसेज आया था चैट बॉक्स में, आपने कहा है कि 15 मिनट मीटिंग एक्सटेंड करना है, हम करेंगे मीटिंग एक्सटेंड, लेकिन आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट एक आपकी बटन होती है साइड में आपके मोबाइल में, हेलो, उसको आपको टच करना पड़ेगा। हमें लगता है कि KM भाई जी नहीं सुन पा रही है। इस बीच हमारे बीच में, चलिए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में हैंड रेज करने वाले हमारे साथी हैं ब्रिजेश राय जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। ब्रिजेश राय जी सुन पा रहे हैं? ब्रिजेश राय जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। ब्रिजेश राय जी, हेलो जी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है जी। जीवन, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। जी जी, और आपका जो प्रयास है इतने समय से सस्टेन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कितना सस्टेन करेगा, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। जो पिछली बार मैं आपको जो बता रहा था वही मैं एक सजेशन था मैं देना चाह रहा था, या ये कह लीजिए कि मेरे जो कुछ विचार थे मैं शेयर करना चाह रहा था। RTI एक 2005 में आया था और उस समय जो बनाने वाले लोग थे उनके दिमाग में जो बातें थी, अब ये 15 साल गुजर गया है। तो जो फाइन वगैरह के प्रावधान हैं ये उस समय सोच के बनाया गया था कि वो डिटरेंट का काम करेगा, कि उतना फाइन होगा तो उसके डर के मारे वो जो है सही जवाब देंगे, समय से जवाब देंगे। लेकिन 15 साल गुजर गया है, तो मेरा एक मानना है कि वो जो ये जो चीजें ऐसे फाइन का जो प्रावधान है, या फॉर एग्जांपल फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, उसके ऊपर जो है कोई दंड का प्रावधान नहीं है। या फिर जो कमिश्नर हैं, जैसे अभी गांधी सर बता रहे थे कि जो कमिश्नर हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कि PIO ही केवल जो है उसके ऊपर फाइन वगैरह का प्रावधान है, बाकी इस चेन में जितने ऊपर हैं उनके ऊपर एक तरीके से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर है तो केवल मोरल है, वो अपना इथिकल मोरल वैल्यू अपहोल्ड करें तो करें, और नहीं तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो समय आ चुका है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेंडमेंट की बात करनी चाहिए कि इसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं उसमें जो कमी मुझे लगती है कि 15 साल के बाद जो हमारे पास डाटा है, जैसे बहुत लोग लिख भी रहे हैं कि इनका ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, इन सब डाटा को लेके हम अमेंड करें। जैसे कमिश्नर की संख्या है उसमें लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 10 कमिश्नर। अब एक तरीका है कि हम कहते रहे कमिश्नर करे, खूब काम करे, डिजिटल करे, वो भी करना चाहिए। दूसरा एक ये भी तो तरीका हो सकता है कि हम कहें कि 100 कमिश्नर चाहिए, नॉट मोर देन 10। एक दिन में वो जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और जितने उनके पास एप्लीकेशन आ रहे हैं, ये डाटा हमारे पास अब अवेलेबल है। तो अगर 3-3 साल लग रहा है तो एक ये चीज हो रही है कि जो पर डे डिस्पोज कर रहे हैं वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, और पर डे जो सेकेंड अपील आ रही है, सेकेंड अपील अनुपात में 10 गुना 20 गुना ज्यादा आ रही है, तो उसी अनुपात में हमें कमिश्नर भी ज्यादा चाहिए। तो ये जो अमेंडमेंट की बात है, मुझे लगता है कि इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, लेजिस्लेटर से ही बात करनी चाहिए। कुछ लोग जो रिसेप्टिव हों, कुछ एक आध नेता हों जो इस तरह की चीजों में जो है ध्यान देते हैं, और बाकी पार्टियां तो शायद न लें, लेकिन इंडिविजुअल कोई राज्यसभा में उठाए, कोई पार्लियामेंट में उठाया। क्योंकि अगर उन चीजों पे हमने काम नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चलता रहेगा, कुछ कुछ होता रहेगा, पब्लिक प्रेशर भी बनेगा, कुछ कुछ चीजों में जो है उसका पॉजिटिव असर भी आएगा और आ भी रहा है। लेकिन जो रूट कॉज है, मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि उसके ऊपर भी अब ध्यान देना चाहिए। हमारे पास खूब डाटा मौजूद है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। हेलो तो यही कुछ जी देना चाह रहा जी था। जी, ब्रिजेश राय जी, हाँ जी, ब्रिजेश राय जी, मैं इनका जवाब हाँ। देना चाहता हूँ। हाँ बीरेन जी, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल हाँ दे जी, सकते हैं। ब्रिजेश राय जी ने जो है डिस्कशन, RTI एक्ट के बारे में सवाल पूछा, तो हाँ जी, तो मैं इनके ध्यान में एक और चीज लाना चाहता हूँ कि आप RTI एक्ट 2005 की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की बात बताता हूँ। इंडियन पिनल कोड 1860 में जो जुर्माना है, कोई भी धारा उठा के देख लीजिए, मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया है। मैं बस ये 200 कह रहा हूँ कि रुपए, RTI 500 रुपए, मतलब उसका कोई भी बिल्कुल डेटरेंस इफेक्ट नहीं है। और एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, वो ज्वाइंट कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि चूंकि
इंडियन पिनल कोड 1860 को 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो सभी जुर्माने को कम से कम 50 गुना कर दिया जाए। और एक सबसे कम जुर्माने वाला एक प्रावधान आपको बताता हूँ, आईपीसी 510, शराब पीकर पब्लिक प्लेस में दंगा मस्ती करना। इसमें जो जुर्माना है, जान के लोगों को सरप्राइज होगा, इसमें 10 रुपया जुर्माना है। मतलब 200-500 रुपए, और इतना कम जुर्माना है कि इतना तो पुलिस की रिश्वत भी नहीं लेती आजकल। इस तरह के है, मतलब कोई भी डिटरेंस इफेक्ट उसका नहीं रह गया है। तो जो हमारा मूल क्रिमिनल लॉ है जिसमें ये जुर्माना होना चाहिए, उसी में ये जो खामियां है। तो आईटीआई एक्ट जो 15 साल, केवल 15 साल पुराना, मतलब उसके हिसाब से काफी नया कानून है। हम यदि एक 150 साल पुराने कानून की बात करें और एक 15 साल पुराने कानून की बात करें। दूसरी बात, जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, जो अपीलीय अधिकारी के बारे में, तो इसमें भी जो है जुर्माने के प्रावधान के बारे में जो कहा है कि अपीलीय अधिकारी पे जुर्माने का तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन से कोई रोका नहीं गया है। और उत्तराखंड में ऐसे कई ऑर्डर हुए कि जहाँ पर अपीलीय अधिकारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हो। तो इस तरह के, क्योंकि उसमें कोई जुर्माना तो नहीं हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिनरी कार्रवाई 20(2) में है, तो 20(2) में ये कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के प्रावधान है। थैंक यू। धन्यवाद सर बताने के लिए। बस मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए आईपीसी में नहीं भी है, तब भी यहाँ पे भी, और आईपीसी वाले भी आप हमेशा जो है मोरल घटाने वाली बातें रखते हैं, हमेशा इस तरीके से आप मोरल घटाने बढ़ाने की बात, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। 150 साल से आईपीसी में जो एक चीज बताइए, आपने आप आपके मोरल से मुझे कंसर्न नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2004 में जब ये एक्ट का बना था बेसिक, 2004 के एक्ट में तो कानूनी जो कार्रवाई है, जो जेल तक का प्रावधान था, सिर्फ उस समय 5000 का जुर्माने का प्रावधान किया गया था। मैं मोरालिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आईपीसी, मैं बात कर रहा हूँ कि आईपीसी में 150 साल से चेंज नहीं हुआ है। उसकी आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? तब आप जानते थे 48 घंटे वाले मामले में, आप जानते थे कि 48 घंटे में सूचना दिलाना है। आप उस समय नहीं बोलेंगे, आप कभी उस समय नहीं बोलते हैं। नहीं, मेरे पास तो हर एक सेक्शन पर बोलने के लिए मेरे पास, हर एक सेक्शन पर बोलने के लिए मेरे पास बहुत शिकायत के लिए प्रोसीजर किया जाना है। नहीं, मेरे पास बोलने के लिए हर एक सेक्शन पर भाषण, मैं तो बोलूँ तो अकेला 3 घंटा बोल सकता हूँ। सेक्शन की नहीं है बात, जहाँ पर मुझे कोई जरूरत पड़ी, इतने सारे विद्वान लोग हैं, जहाँ मुझे जरूरत पड़ी वो मैंने आपको बताया कि मैं ये चाहता हूँ केवल आईटीआई क्यों, मैं ये कह रहा हूँ कि आईपीसी में भी अपने विचार की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ मिस्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईपीसी में तो आईटीआई में क्यों होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आईपीसी में एक मिनट सुन लीजिए, सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए सर कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति अपना विचार रखे। हाँ ठीक है। यहाँ पर अभी हम पार्टिसिपेंट्स के और विचार सुन लेते हैं, जो जैसे हमें भी समझ में आए सर। हमारे बीच में राघवेंद्र दुबे यहाँ पे हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है, अपन हैंड रेज उठा रहे थे। तो राघवेंद्र दुबे आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए शॉर्ट में। हेलो सर जी, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, मैं एक चीज पूछना चाहता था सर। रुक जा, ये कोई बोल रहा है, बोलिए आप, एक आदमी बोलिए। एक समय पर एक ही राघवेंद्र दुबे बोल रहा था। हेलो, हाँ जी सर, आप बताइए सर। हाँ सर, मैं राघवेंद्र दुबे बोल रहा था। मैं आरटीआई लगाया था पंचायत डिपार्टमेंट में, पंचायत में कोट गांव के नई गढ़ी में। सर मैं 19 में आरटीआई लगाया था, तो मेरे को आरटीआई से जानकारी मिली नहीं, कुछ भी खेत तालाब की जानकारी मैंने वो किया था। मैं चाहता था कि खेत तालाब की जानकारी जो है नक्शा सहित बताया जाए कि किस नक्शे में तालाब बने हुए हैं, और नई गढ़ी के कोट पंचायत में 9 तालाब बने हुए हैं। ऐसे हर पंचायत में तालाब का निर्माण हुआ है। और वहाँ के जो लोग सीओ है वो तो अपना डाटा ही हटा दिए, मनरेगा का डाटा उससे हटा दिया, कंप्यूटर से जो पहले था मजदूरों का डाटा उसको भी हटा दिया उन्होंने। और परेशान करना चालू कर दिए, मेरे परिवार को पुलिस में पकड़वाना चालू कर दिए। तो मैं चाहता हूं सर कि आरटीआई लगाना ना पड़े, यदि इतनी तकलीफ है तो उस डाटा को कंप्यूटर में वो कर दिया जाए, धारा 4 के तहत।
चलवा दिया जाए जिससे सभी लोग उसको देख सके। धारा 4 से संबंधित मामला है। हाँ सर, तालाब माननीय राहुल सिंह सर से तालाब निर्माण में है, बिल्कुल तालाब निर्माण जिससे नक्शा खतरा और हर आदमी को पता चल जाए कि इस नक्शे खतरे में तालाब बना हुआ है, तालाब का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तालाब का निर्माण पूरा कागजों में हुआ है, तालाब कहीं पे बना नहीं है। रोजगार सहायक और सचिव जो है ना, अपने परिजनों के नाम से ही तालाब बनवाए हुए हैं। जैसे उनके बाबा मास्टर है, वो है, फिर उनको भी जाली जो है ना जॉब कार्ड बना करके उनके नाम से ही तालाब बने हुए हैं। कितना लोग इसके बाद फिर जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट का। हेलो, माननीय राहुल सिंह सर, इसमें हाँ इनका सर जी। जवाब दें फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल, तालाब की जानकारी तो हम लोग देते ही रहते हैं और काफ़ी पहले से इसको लेकर के जो गांव के स्थानीय पंचायत में बड़ा कंसर्न रहता है कि, और ये शिकायतें बड़ी कॉमन है कि भ्रष्टाचार की शिकायत आती है। तो ठीक है, जानकारी जब भी इसकी आरटीआई आती है हम लोग जानकारी देते रहते हैं। ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है कि तालाब की जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें सूचना आयोग का तो स्पष्ट मत है कि देना चाहिए और देते भी हैं। सर इसमें एफआईआर करवा देते हैं, जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो उसको दबाने के लिए झूठे एफआईआर करवाते हैं एक्टिविस्ट पे, और हर तरह से गुंडों से दबाव बनवाते हैं। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे राघवेंद्र जी, आपका वो मामला शायद पारिवारिक विवाद और ये सब सबसे भी मैटर है उसमें कुछ, अगर आप उसको अलग नहीं सर, वही तो हाँ मैं डिस्कस करना चाहते हो तो फिर वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, वो क्योंकि कुछ लोग नहीं, वो आप देखिए, वो हर चीज मिक्स हो जाती है। अब मैं इंफॉर्मेशन नहीं कमिश्नर हूँ और मेरी गाड़ी अगर ठुक जाए कल कहीं पर और मैं बोल दूं कि साहब वो मैंने पीआईओ के अगेंस्ट मैंने ये किया था और इसीलिए वो वहां से ये हो गया, वो इस तरह से हम लोग वी कांट कनेक्ट द डॉट्स। अभी सर मैंने एक जिलाधीश महोदय के यहाँ आरटीआई लगाया था, जिला न्यायालय से मेरी फाइल गायब हो गई, मतलब रिकॉर्ड रूम से फाइल गायब होना। संवेदनशील मामला होता है, इसको जरा समझिए आप कि ये रिकॉर्ड आपकी एफआईआर है वो अलग मैटर है, ये एफआईआर उसके लिए नहीं है। एफआईआर के लिए हमने जो आते हैं प्रकरण शिवानंद हाँ, उसके लिए सर अपन कुछ मांग भी नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना मामला है, लेकिन आरटीआई से जानकारी नहीं मिलती। अब तो आपने मांग की थी 2019 से अपन परेशान है, 2019 से चुके हैं, आपको जानकारी मिलती भी रहती है। और एक और चीज बता देता हूं, कोई नहीं मिली, देता हूं आपको एक जानकारी मिली थी मेरे को। पर्सनल एफआईआर, आपकी रिश्तेदारों की एफआईआर उसमें शामिल है, उसमें आपके और तीसरा उसमें आप भूमाफिया उसमें सक्रिय है। हेलो राघवेंद्र जी, राहुल जी सर की बात ध्यानपूर्वक सुने पहले। राघवेंद्र जी, इसमें ऑलरेडी हम लोग कार्रवाई करते भी रहते हैं, कहते भी हैं एफआईआर करवाने के लिए, और कई बार जब बोलते हैं, जब इस तरह के रिकॉर्ड मिसिंग का मामला आता है, जब उसमें कार्रवाई करते हैं तो घूमी हुई फाइल मिल भी जाती है। ये भी हमने इस तरह से देखा है, तो प्रकरण के हिसाब से उसमें कार्रवाई होती है। संज्ञान नहीं किया गया।
जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अगला इसमें प्रश्न लेते हैं। AK सिंह जी, आपने हाथ रेज किया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ, कृपया आप बताएं। हेलो। हाँ AK सिंह जी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरा ये बताइए। प्रश्न था कि हाँ, कर्नाटक और कोलकाता हाईकोर्ट का जो निर्णय था 45 दिनों में द्वितीय अपील का निराकरण वाला। हेलो। हाँ जी बताइए। तो CIC से मैंने पूछा कि क्या CIC में ये पालन हो रहा है, तो वहां से आया जवाब कि ये उन्हीं केसों तक सीमित था, ये अन्य केसों के लिए लागू नहीं है। तो शैलेश सर से इसके बारे में जानना चाहूंगा। शैलेश सर तो यहाँ पर नहीं है। हेलो। AK सिंह जी, हम आपको हमें थोड़ा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मीटिंग रहती है, अन्य मीटिंग रहती है, और वो काफ़ी सुबह से मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, तो वो तो हमें मतलब उन्होंने बीच में थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया। तो आपका प्रश्न जो भी है वो माननीय राहुल सिंह सर उसको आंसर। जी हाँ जी, आत्मदीप सर उस पर प्रकाश डालेंगे। जी सर, आत्मदीप सर सुन पा रहे हैं? हाँ शिवानंद जी, लेकिन ये कर्नाटक और कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला ने पूरी तरह पढ़ा नहीं है, इसलिए ये क्लियर नहीं है हमारे दिमाग में कि वो इसलिए केवल वो भी विचाराधीन में जो अपीलें उल्लेखित की गई थी सिर्फ उन्हीं के बारे में था या एक जनरल डायरेक्टिव, इसलिए इस बारे में स्थिति माननी चले। नहीं, हमारे ख्याल से इसमें आत्मदीप सर, हमारे ख्याल से इसमें एक जनरल फैसला था जिसमें उन्होंने जो अपीलें पेंडिंग थी उनके बारे में तो आयोग को एक तरह से उन्होंने बताया ही है, कहा ही है कि आपको ये करना है। और दूसरा वो जो आगे के भी होंगे, चूंकि वो पेंडिंग के लिए काम करेंगे इसलिए आगे भी काम करेंगे, क्योंकि 45 डेज में उनको इसका निपटारा करना है, तो हमें लगता है कि उसके लिए भी है। बहरहाल मैं AK सिंह जी, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो 45 डेज वाला मैं ऑर्डर आपको शेयर भी कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमरेश सिंह जी, कुछ आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, अपना प्रश्न पूछिए अमरेश सिंह जी। जी हाँ सर, धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। सर अभी आत्मदीप सर ने कहा था कि जो RTI हमें इसे बचाना होगा, लेकिन सर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से RTI को चाहे केंद्रीय स्तर पर देखा जाए या राज्य स्तर पर देखा जाए, लोगों ने इसे सिर्फ और सिर्फ तोड़ा मरोड़ा ही है। अगर राज्य सरकार को देखा जाए तो उन्होंने नियमावलियों के नाम पे तमाम तरह की रोक लगा रखे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ सर। यहाँ पे इन लोगों ने एक तो पहले इसमें नियमावली में ये कह रखा है कि आपके जो भी RTI आएंगी वो मैक्सिमम 2 डिपार्टमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, उससे ज्यादा अगर होंगे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ और भी नियम है जिसमें उन्होंने ये भी कह रखा है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द इसमें आएंगे तब भी हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि ये लोकतंत्र में ये सवालों से क्यों भागते हैं या सूचनाएं देने से क्यों भागते हैं इतने लोग। दूसरा एक और मेरा प्रश्न यहाँ पे ये सर कि अगर मैं केंद्र की बात करूं वहां पे तो 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने इसे चेंज कर दिया। इसके जो रूल्स हैं कुछ आयुक्त को लेके और केंद्रीय सूचना आयुक्त को लेके, वहां पे जो उनके कार्यकाल का समय था उसको या तो वो कम कर रखे हैं या फिर वो उनके निर्णय पर डिपेंड करेगा। वो जो सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि सर इतने बड़े लेवल पे जो कि पूरा भारत लगभग अवेयर हो चुका है RTI को लेके, फिर भी हमें छोटे छोटे स्तर पर कहीं बस कोई मूवमेंट नजर आया इस अमेंडमेंट के खिलाफ, नहीं तो कहीं कोई ज्यादा इसमें हो हल्ला भी नहीं मचा। हालांकि 2018 में ये अमेंडमेंट होने वाला था, जो कि ऑपोजिशन ने इसका विरोध किया तो वो रुक गया उस वक्त, लेकिन फाइनली 2019 में ये बिल पास हो गया। तो सर इस पे आखिर कोई हो हल्ला वो आवाज क्यों नहीं उठाया गया सर? सर अगर आपके विचार मिले तो बड़ा अच्छा होगा इस पे, आत्मदीप सर या फिर राहुल सर जो भी बताना चाहें। साथ ही सबसे ताजुब वाली बात तो ये है कि जो तत्कालीन हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे बोबडे साहब, उनका ये कहना था कि ये जो RTI का बेलगाम इस्तेमाल हो रहा है, एक जो इसने शब्द इस्तेमाल किया बेलगाम, ये बड़ा आश्चर्यजनक रहा कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, हालांकि उस वक्त वो उसमें थे, वो चीफ जस्टिस थे,
उनका ये कहना कि बेलगाम इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा चिंताजनक विषय रहा। लेकिन फिर उस पर भी कहीं कोई कुछ कमेंट नहीं आया। जो क्वेश्चन वाली बात कर रहे थे कि प्रश्न वाचक होने पर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, वो भी जस्टिस बोबड़े साहब का ही फैसला था जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में थे। गोवा का मैटर था, उसमें उन्होंने ये फैसला दिया था जस्टिस बोबड़े ने। तो क्वेश्चन यू कांट आस्क क्वेश्चन। तो अब ये है कि अब देखिए कोर्ट की एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था बन गई है, तो मुझे लगता है कि अच्छा ये भी एक विषय रहता है कि हमने देखा है कि कई बार मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं कि क्यों नहीं हो पाया है इसका, वो बताइए, रीजन बताइए, और इस तरह से भी पूछते हैं। तो जाहिर है कि अगर लोगों को, इसलिए हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इस बात की होना बहुत आवश्यक है। हम लोग यहाँ पर क्यों वेबिनार में क्यों मिलते हैं, ताकि आपको मालूम होना चाहिए आप आरटीआई कैसे फाइल कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है। और कई बार हम जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर विषय से डील करते हैं, उनसे भी हम लोग यहाँ बुलाते हैं, उनसे भी उनकी राय लेते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में किस तरह की आरटीआई लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, और वो इसलिए भी जरूरी है कि आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि आप अंधेरे में आप टीम चला रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं मालूम है। अब एक जनरली मैं बताता हूँ आपको, हर आदमी बोलता है वो भ्रष्टाचार होगा, वो भ्रष्टाचार के नाम पर 10 साल की समस्त सूचनाएं, समस्त वाउचर कैसे मांगते हैं। अब क्या खोज रहे हो, कहाँ खोज रहे हो, कैसे खोज रहे हो, एक मेथोडोलॉजी होगी। अब जो लोग इसमें काम कर चुके हैं, जो है जिन्होंने स्कैम्स उजागर किए हैं आरटीआई के माध्यम से, जैसे शुरुआत में बता रही थी कितने मतलब यूपीए के समय जो घोटाले थे, वो घोटाले बड़े घोटाले जो थे सब आरटीआई की वजह से उजागर हुए। तो ये सब जो लोग बात करते हैं कि भाई आरटीआई की वजह से ये दिक्कत हो रही है, और जो आप बता रहे हैं कि जस्टिस बोबड़े ने ये कह दिया, तो ऐसे समय पर उस समय मतलब सब जगह उसका ढंग से विरोध भी होना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। कि आप कहना क्या चाहते हो? जरूरी है, उसे न्याय कितना हुआ है, कितने ऐसे सत्याताई टाइप के जो लोग रहे हैं जिन्होंने लोगों को जलाया है, वो सब हुए हैं इसी वजह से। हमारे बीच में केएम भाई कह रहे थे कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। केएम भाई, क्या आप सुन पा रहे हैं? केएम भाई जो है ना, वो अपना हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा सभी से कि इतना लेट हो गया। दरअसल कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जिसकी वजह से ये हो पाया। मैं खुद बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है कि मैं बहुत लेट ज्वाइन कर पा रहा हूँ। क्या हो गया? कोई बात जी जी, तो क्या मैं शुरू करूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल शुरू करें। अच्छा, अपना वीडियो आपका ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कर सकते हैं यदि आप कंफर्टेबल जगह पे हैं तो। वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस समय भी रोड पे ही हूँ। हम लोग रोड पे एक ट्रेजेडी हो गई थी, वहीं पे था, और अभी थोड़ा माहौल शांत हुआ है तो रोड पे ही हूँ। अगर वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा तो चलेगा क्या? हाँ, चलेगा। टी स्टॉल दिखा देते, जो आरटीआई का टी स्टॉल आपका कानपुर का फेमस। हाँ, वो मैं शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास है। यदि आप मेरे को अलाउ करें शेयरिंग। शिवानंद जी शेयर। हाँ, आप को होस्ट हैं, आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, कर रहा हूँ। जी, जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ। कहाँ से शेयर, कैसे शेयर होगा?
शेयर स्क्रीन पे जाइए, स्क्रीन शेयर पे जाइए और उसको आप ओपन कर लीजिए। कहाँ से होगा ये हो नहीं पा रहा है। हाँ नहीं हुआ था, अभी हुआ था। आप उसको क्लिक करिए, फिर शेयर करिए वापस। आप वापस उसको क्लिक करिए और शेयर करिए, उसको ओपन करिए। अभी शेयर स्क्रीन आपने किया था ना, शेयर स्क्रीन से हुआ था। हाँ शायद वो आपको नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, लेकिन हमें दिखता है, सबको दिखेगा। अच्छा अच्छा। हाँ शेयर स्क्रीन करिए, शेयर स्क्रीन का एक ऑप्शन रहता है। हाँ आ गया, आपका स्क्रीन आ गया है। दिख रहा है? हाँ हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। अब आप इसी तरह से इसको अपने उंगली से हाँ, आप ये फ्लिप करते जाएंगे, मेरा फ्लिप करते जाएंगे तो आता जाएगा। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल शुरू करें। ठीक है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम केम भाई है और मैं कानपुर से हूं।